देखो, अंधेरी परी के पंख लौट आए हैं। ऐसा क्या हुआ कि उसके पंख फिर से मिल गए? आइए आज की कहानी को खोजने के लिए वो फेरी टेल्स का अनुसरण करें। एक बार की बात है, एक दूर स्थान पर जहाँ मनुष्य रहते थे, एक रंगीन जंगल था। किंवदंती है कि जंगल का शासक काली परी मैलेफिसेंट थी। लोग आपस में फुसफुसाते थे कि ये बड़ी डरावनी परी है। मैलेफिसेंट ने जंगल के चारों ओर काटीली दीवारें खड़ी कर दी थी, जिससे किसी का भी आना जाना असंभव हो गया था। उसने जंगल को एक अंधेरे और उदास जगह में बदल दिया था। मैलेफिसेंट अपने बारे में सभी अफवाहों से वाकिफ थी और वो जानती थी कि जंगल के जीव उससे डरते थे। हालांकि उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी। शायद उसके अतीत के दर्द ने उसे उदासीन बना दिया था। अतीत में मैलेफिसेंट को स्टीफन नाम के एक इंसान से गहरा प्यार था। अपने बिस्वा दशा में उसने सोचा कि वो उसके जीवन का सच्चा प्यार है। लेकिन फिर उसके साथ विश्वासघात किया गया और उसने उसके पंख छीन लिए, जिससे मैलेफिसेंट कड़वी हो गई और जंगल को भी उतना ही कड़वा बना दिया जितनी की वो थी। सभी प्राणियों को लगने दो कि मैं बहुत दुष्ट हूँ, जब तक कि मैं इस जंगल की रक्षा कर सकती हूँ और इसे उस दुष्ट स्टीफन की चिंता से दूर रख सकती हूँ। मैलेफिसेंट एक दिन तक एकांत और कड़वाहट में रहती थी। उसने एक 7 रंग के पक्षी को बचाया जो एक जाल में फंस गया था और जंगल के बाहर तड़प कर रो रहा था। चिड़िया की चीख ने मैलेफिसेंट के दिल को छू लिया और उसने बाहर निकलने और उसे बचाने का फैसला किया। मुक्त होने के बाद 7 रंग का पक्षी एक सुंदर और आकर्षक युवक में बदल गया। मेरे उद्धारकर्ता, आपकी बदौलत मेरी जान बच गई। मैं आपकी दया को चुकाने के तरीके के रूप में अपने शेष जीवन के लिए आपका अनुसरण और सेवा करना चाहूँगा। ठीक है, आखिरकार मुझे एक नौकर की जरूरत है। अब से मैं तुम्हें जो कहूँगी। तब से जो उसके जीवन में आया, मैलेफिसेंट का जीवन और अधिक जीवंत हो गया। वो आकाश में उड़ती थी और हमेशा उसे जंगल की बाहर की दुनिया के बारे में बताती थी। जो ने एक सेतु के रूप में भी काम किया, जिसने मैलेफिसेंट और जंगल के जीवों के बीच संबंध को मजबूत किया। धीरे धीरे हर कोई मैलेफिसेंट को एक व्यक्ति के रूप में समझने लगा और अब उससे डरना बंद कर दिया। इस प्रकार अब उससे बचना नहीं था। जो ने मैलेफिसेंट को जंगल के पुनर्निर्माण में भी मदद की और साथ में उन्होंने इसे अपनी मूल सुंदरता में बहाल कर दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, मैलेफिसेंट और जो ने एक दूसरे के लिए कोमल भावनाएं विकसित की। मैलेफिसेंट को जो के लिए अपनी भावनाओं का एहसास था, लेकिन उसके अतीत का दर्द अभी भी उसे उतना परेशान करता था कि वो फिर से प्यार करने में डरती थी। जो ने उसकी हिचकिचाहट और अनिच्छा पर ध्यान दिया, इसलिए वो धैर्यपूर्वक उसके पक्ष में रहा और बिना किसी शिकायत या फटकार से उसकी देखभाल की। धीरे धीरे जो की दृढ़ता और उसकी देखभाल ने मैलेफिसेंट के दिल को छू लिया। जो, मुझे पता है कि मेरे लिए आपकी भावनाएं सच्ची और अनमोल है। मैं कायर हुआ करती थी, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं बनना चाहती। मैं आपके साथ भविष्य में खुशी की ओर बढ़ना चाहती हूँ। ओह मेरी रानी, तुम क्यों कहती हो कि तुम कायर हुआ करती थी? अपनी तेज जवानी में मुझे स्टीफन नाम के एक व्यक्ति से गहरा प्यार हो गया था। मुझे लगा कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और हमेशा के लिए साथ रहेंगे, लेकिन वो एक धोखेबाज निकला। उसने मुझे धोखा दिया और मेरे पंख छीन लिए, जिससे मुझे बहुत पीड़ा हुई। जो, जब मैं तुमसे मिली, तुम्हारी ईमानदारी ने मेरे घायल दिल को फिर से खुशी से हरा दिया। वो घिनौना स्टीफन, उसने तुम्हारे साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे की? मेरी रानी, चिंता मत करो, मैं जाकर तुम्हारे पंख किसी भी कीमत पर वापस लेकर आऊंगा। नहीं जो, स्टीफन एक निर्दयी, दुष्ट और विश्वासघाती व्यक्ति है। आपको उसके पास नहीं जाना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि तुम खतरे में पड़ो। मुझसे वादा करो जो कि तुम अपने आप को खतरे में नहीं डालोगे। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती।
ठीक है मेरी रानी, मैं सब कुछ तुम्हारी इच्छा के अनुसार करूँगा। जो ने उसके साथ सहमत होने का नाटक किया, लेकिन वो अभी भी स्टीफन के महल में भाग गया और हार गया। स्टीफन ने महसूस किया कि जो मैलेफिसेंट का एक वफादार अनुयायी था और उसे एक बंधक के रूप में पकड़ लिया। नुकसानदेह, आपका वफादार अनुयायी मेरे हाथों में है। यदि तुम अभी भी बाहर नहीं आई तो ये मेरी तलवार के नीचे इस दुनिया को अलविदा कह देगा। अगर आप लड़ना चाहते हैं तो इसके बजाय मुझ पर निशाना साधो। जो को अभी रिहा करो। जो को कमजोर देखकर वो एक पक्षी में तब्दील हो गया और स्टीफन के हाथ में पकड़ा गया। मैलेफिसेंट और भी उग्र हो गई और उसके खिलाफ लड़ाई का आरोप लगाया। स्टीफन जानता था कि मैलेफिसेंट धातु से सबसे ज्यादा डरती है, इसलिए उसने खुद को धातु से बने कवच और हथियारों में बांध लिया। हर बार जब भी मैलेफिसेंट करीब आती वो दर्द में होती थी और अंत में उसके द्वारा खटकाया जाती थी। उसके पंखों के बिना मैलेफिसेंट का जादू और भी कमजोर हो गया था और वो स्टीफन की सेना के खिलाफ अकेले नहीं लड़ सकती थी। जैसा कि मैलेफिसेंट गंभीर रूप से घायल हो गई थी, स्टीफन ने अपनी तलवार उठाई, लेकिन 7 रंगों के पक्षी ने उड़ान भरी और हमले को रोक दिया और उसे बाहर निकाल दिया। मैलेफिसेंट ने विलाप किया और जो को अपनी बाहों में पकड़ लिया। उसने बड़ी गुस्से से स्टीफन की ओर देखा। तुम दुष्ट और क्रूर आदमी, भले ही मैंने अपने पंख खो दिए, मैंने तुमसे कहीं अधिक सार्थक जीवन जिया है। इस बार मैं तुम्हें हार का स्वाद चखाऊंगी। अब तुम पर नरमी नहीं बरतूंगी। वे दोनों चिल्लाए और युद्ध में उतरे। ठीक उसी तरह जैसे ही स्टीफन मैलेफिसेंट को छूने वाली थी, अचानक मैलेफिसेंट के पंख कहीं से उसके पास उड़कर आए, स्टीफन को खटकाते हुए और अपने सही मालिक के पास लौटते हुए। उसके पंख वापस आने के बाद मैलेफिसेंट का पूरा जादू बहाल हो गया। उसने उसे स्टीफन को हराने और उसे न्याय दिलाने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया। स्टीफन को हराने के बाद मैलेफिसेंट ने धीरे से जो को एक पंख पकड़ाया और बेकाबू होकर रोते हुए उसे गले लगा लिया। उसके आंसू पंख पर गिरे, जिससे वो तेजी से चमकने लगा। पंख हवा में उड़ गया और उससे एक उज्जवल प्रकाश निकल रहा था और जो एक बार फिर मुस्कुराता हुआ उसके सामने प्रकट हुआ। स्टीफन को हराने के बाद मैलेफिसेंट ने आखिरकार जो के प्यार को स्वीकार कर लिया। उन्होंने एक साथ जंगल पर शासन किया और एक सुखी जीवन व्यतीत किया। पिशाचों की भूमि में 2 सह अस्तित्व वाले कुल थे। लाल पिशाचों के गहरे बाल और लाल आंखें थी, जैसे कि किंवदंतियों में वर्णित है, जबकि नीले पिशाचों में आकाश की तरह हल्के बाल और गहरी नीली आंखें थी। नीले वैम्पायर कबीले ने ट्री ऑफ लाइफ के सैप को खिलाकर पनप लिया, जिसने उनके स्वभाव को उनके प्रमुख रंग के रूप में कोमल बना दिया। यद्यपि उनके पास लाल कबीले के लड़ाकू कौशल का अभाव था, वे जीवन के पेड़ द्वारा संरक्षित थे। जब तक कि वे अपने क्षेत्र के भीतर रहे, तब तक कोई भी बल नीले कबीले पर हमला नहीं कर सकता था। एक दिन नीले कबीले की राजकुमारी सियान ने घायल पक्षी का पीछा करते हुए दोनों कुलों के बीच की सीमा पार कर ली। ये वो जगह थी जहाँ जीवन के पेड़ की सुरक्षात्मक सीमा मौजूद नहीं थी। वहाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं आपको वापस ले आऊंगी और आपके घावों को ठीक कर दूंगी। अचानक दानव कौवे का एक झुंड दिखाई दिया। वो तूफान की तरह उतर रहा था और सियान बेहोशी के बिंदु पर घायल हो गई। सौभाग्य से जब वो जागी तो उसने खुद को स्काई की बाहों में पाया, जो नीले कबीले का एक योद्धा और उसके बचपन का प्यार था।
जिसने चुपचाप सियान की देखभाल की थी क्योंकि वे युवा थे। सियान को बचाने के अपने प्रयासों में स्काई ने अपने कंधों पर दर्दनाक घावों को नकार दिया। मैं ठीक हूँ, जब तक मैं आपकी तरफ से हूँ मैं और भी अधिक चोटों को सहन कर सकता हूँ। अपने स्नेह और साहस से आगे बढ़ते हुए सियान स्काई के प्यार को स्वीकार करने के लिए सहमत हो गई। स्काई का परिवार दयालु था और कबीले में एक उच्च स्थान रखता था, इसलिए उनकी शादी जल्दी हुई, लोगों के हर्षित उत्सव के साथ। खुशी से भरे माहौल के बीच लाल पिशाच कबीले ने सीमा तोड़ दी। हर्षित दिन की तैयारी में व्यस्त होने के कारण नीले कबीले के प्रमुख सियान के पिता ने जीवन के पेड़ को आंतरिक ताकत प्रदान करने के लिए उपेक्षित किया, जिससे सीमा कमजोर हो गई। लाल कबीले की तुलना में कमजोर होने के नाते नीला कबीला जल्द ही हार गया और उनकी शादी का उत्सव अराजकता में बदल गया। रोहन ने सियान को जब्त कर लिया और उसे अपने महल ले आया, जिसमें उसके जल्द ही होने वाले पति से एक असहायक टकटकी लगा। रोहन ने राजकुमारी सियान के लिए अपनी दुल्हन बनने की इच्छा व्यक्त की। उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, वो बस चाहता था कि वो आज्ञाकारी रूप से उसके साथ रहे। निरर्थक, क्या तुम्हें लगता है कि मैं आज्ञाकारी रूप से तुम्हारी बात सुनूंगी? मुझे ऐसा नहीं लगता, तुम लोग मेरी बात सुनोगे। ध्यान से उसकी रक्षा करना। जब तक अपने जीवन के लिए कोई खतरा पैदा नहीं होता तब तक उसे रोने दो और जो चाहे उसे करो। सियान को सबसे अच्छा उपचार दिया गया। दो कुलों की जीवित आदतों को जानने के बाद रोहन ने हमेशा पौधों से बने भोजन और पेय सिया को प्रदान किए। यहाँ तक कि उन्होंने सियान के लिए सूरज की रोशनी से भरा एक बगीचा बनाया, जिसमें कई खूबसूरत फूल और घास थे जो नीले पिशाच कबीले की तरह ही थे। राजकुमारी देखो, सच में लॉर्ड रेवन आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। वो आपके लिए ये सब प्रदान करने के लिए उन्होंने बड़ी मेहनत की है। मेरे लिए? लेकिन मैं अभी भी सीमित हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता कि सब कुछ कितना सुंदर क्यों ना हो, ये सिर्फ एक सोने का पानी चढ़ा हुआ पिंजरा है जो स्वतंत्रता का दम घोटता है। कई दिनों तक सियान शायद ही खाई या सोई होगी और उसका शरीर तेजी से कमजोर हो गया और उसे हटा दिया गया। रोवन व्यक्तिगत रूप से गुस्से में दिखाई दिया, उसे खाने के लिए मजबूर किया। ऐसा लगता है कि आप अभी भी अपनी स्थिति को नहीं समझ पाई हैं, है ना? आपके पास मेरा शरीर हो सकता है, लेकिन मेरा मन कभी नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं तो इसका परिणाम आपके मंगेतर को भुगतना पड़ेगा। खतरा प्रभावित था और सियान आंसू भरी आंखों के साथ अनिच्छा से उसके जीवन के पहले कुछ कठिन काटने को निकल रही थी। एक दिन तक स्थिति इस तरह से जारी रही, जबकि धूप में लहराते हुए सियान को स्काई का एक पत्र मिला। वाहक पक्षी ने स्काई की ऊर्जा के एक हिस्से को व्यक्त किया, जिससे उसके जीवन को उस तक पहुंचने के लिए जोखिम में डाल दिया। सियान, सभी लाल पिशाच एक दिन अपना जादू खो देंगे, एक महत्वपूर्ण रक्त आपूर्ति के बिना। यहाँ तक कि मुख्य रोवन भी स्वयं एक त्यागित वस्तु बन जाएगा। मौके का फायदा उठाएं। क्रोध से अभिभूत सियान ने अपने मंगेतर के शब्दों को सुना और लाल कबीले के प्रमुख को स्वीकार करने का नाटक करने लगा। वो अब एक शत्रुतापूर्ण रवैया बनाए नहीं रख और कभी कभी मुस्कुरा उठती है और भी अधिक हंसमुख हो जाती है। उसने अपने शब्दों का जवाब भी दिया। रोवन परमानंद था और वो भी उसके प्रति सज्जन बन गया। कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो कितना व्यस्त या थका हुआ था, वो हमेशा अपने भोजन को साझा करने के लिए उसके पास रहता था। पहली नजर में वे वास्तव में सामंजस्यपूर्ण युगल दिखाई दिए। अपने खाली समय के दौरान सियान औषधि बनाने के अपने पिछले ज्ञान को याद करने लगी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं अभी भी इसे देख सकती हूँ। आप जानते हैं, मैं पूरे कबीले के लिए हीलर की स्थिति को धारण करती थी। चिकित्सा में उसकी रुचि को जानने के बाद रोवन ने उसे कई मूल्यवान किताबें दिलाई। सियान विशेष रूप से डार्क मैजिक को दूर करने के लिए प्राचीन उपाय का अध्ययन करने के लिए समर्पित थी, जिसे वो पूरे दिन को तैयार करने की कोशिश कर सकती थी।
लेकिन यहाँ की जड़ी बूटियाँ दुर्लभ है और इनमें से एक है जो केवल लाल और नीले रंग के कबीले की सीमा के पास विश्वासघाती पहाड़ी चट्टानों पर बढ़ती है। सियान अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सकता था जब एक रात रोवन फूलों की एक कीमती शाखा के साथ उसके सामने भाग आया। लेकिन जिस चीज ने उसका ध्यान आकर्षित किया वो उसके शरीर पर लगे घाव और उसका थका हुआ चेहरा था। बिल्कुल नहीं, उठो, आप उसे इस तरह से क्यों मार रहे हैं? सियान ने पाया कि जिस रात रोवन ने अपनी पूरी शक्ति खो दी थी वो एक पूर्णिमा का चांद था। स्काई बहुत खुश हुआ। सियान को उस रात रोवन को जीवन के पेड़ को लुभाने का रास्ता खोजने का निर्देश दिया। अवसर आ गया। हमारा कबीला उसे जीवन के पेड़ पर सील करने के लिए एक चोट के साथ शुरुआत करेगा। हालांकि उस समय वो हिचकिचाई। अपने समय के दौरान रोवन ने कभी भी उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया था। अंत में सियान ने भागने को चुना जब रोवन उसे फंसाने की बजाय अपने सबसे कमजोर स्थिति पर था। पूर्णिमा की रात न केवल रोवन बल्कि उनका पूरा कबीला भी कमजोर हो गया और उनकी सतर्कता अब हमेशा की तरह अधिक नहीं थी। रोवन, किसी भी हाल में मुझे उम्मीद है कि आप अभी भी अच्छा जीवन जी सकते हैं, यहाँ तक कि मेरे बिना भी। सियान अपने कबीले के सदस्यों से मिलने की उम्मीद करते हुए जीवन के पेड़ की ओर भागा। उसके आश्चर्य के लिए जब वो अकेले पहुँची तो स्काई हर्षित नहीं था लेकिन उग्र था, ये सोचकर कि उसने अपनी योजना को बर्बाद कर दिया है। क्या? क्यों? सियान को ले जाने के बाद नीले कबीले के प्रमुख उसके पिता दुख से पीड़ित थे और उन्होंने उनकी सारी shakti अपने दामाद को सौंपी, ये मानते हुए कि वो राजकुमारी को वापस लाएगा। अब मैं नया प्रमुख हूँ। क्या मुझे आपको इस बात के लिए दोषी नहीं ठहराना चाहिए क्योंकि आप बहुत ज्यादा साहसी और बेकार हैं। सियान ये नहीं मान सकता था कि जिस व्यक्ति को वो एक बार प्यार करती थी और भरोसा करती थी वो अब रोवन को धमकी देने के लिए उसे नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार थी। अगर वो अनुपालन नहीं करती तो स्काई खुद रोवन का नेतृत्व करता। उन्होंने रोवन के रूप में लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ा, कमजोर हो गया और अपनी कुछ शक्तियों की कमी के साथ सियान की रक्षा के लिए दौड़ पड़ा। वो जानता था कि इस दिन कबीले को छोड़ना बेहद खतरनाक होगा, लेकिन वो हर जगह खोज करने से खुद को रोक नहीं सकता था। उस व्यक्ति को खोजने में असमर्थ था जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करता था। स्काई ने अवसर का फायदा उठाते हुए रोवन पर एक जादुई हमला शुरू करने के लिए नीले कबीले की सेना की कमान संभाली। हालांकि पहले से ही कमजोर हो गया, रोवन ने नीले कबीले को महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचाते हुए जमकर वापस लड़ाई की। नीले और लाल जादू के संयोजन ने जीवन के पेड़ को हिला दिया। एक धुंधला और प्रदूषित धुआं दिखाई दिया जिसने इसमें नीले कबीले की काफी संख्या को आकर्षित किया। ये बर्बाद हो गया। बहुत लंबे समय तक यहाँ घूमना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसके अलावा मेरी पहचान जाहिर हो गई है। अप्रत्याशित रूप से स्काई ने अपने कार्यों को पुनर्निर्देशित किया और सियान को जीवन के पेड़ की ओर ढकेल दिया। नहीं सियान! भाग्य ने स्काई को लंबे समय तक अपनी जीत का आनंद नहीं लेने दिया। उठता हुआ धुआं सघन और अधिक तीव्र हो गया, उसे हमेशा के लिए दूर खींचता हुआ। इस समय जीवन के पेड़ के भीतर के दायरे में सियान ने एक वास्तविक भ्रम का अनुभव किया और ये ज्वलंत सपने। स्काई ने गुप्त रूप से जीवन के पेड़ पर गहरे जादू का इस्तेमाल किया जो एक तबाही को उजागर करता है और जो पूरे नीले कबीले और लाल कबीले को मिटा देता है। दोनों पक्षों ने स्काई के भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त लड़ाई लड़ी, लेकिन उन्हें भारी नुकसान हुआ। सियान अपने कमजोर शरीर के साथ बहादुरी से युद्ध के मैदान में भागा, जिससे हर जीवन को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाए। वो अपने कबीले और रोवन को बचाने के लिए खुद को बलिदान करने के लिए भी तैयार था, जो लाल कबीले के प्रमुख किंवदंतियों का खून है। अंत में रोवन ने नष्ट कर दिया, लेकिन वो तबाही से पहले वापस लाया गया था। ये नहीं हो सकता।
इस बार मैं कसम खाता हूँ कि मैं उसे अपने लिए खुद का बलिदान करने नहीं दूंगा। सियान का सच्चा उद्धारकर्ता रोवन था, न कि स्काई, जैसे कि सभी ने माना था। हालांकि दानव कौवे द्वारा गंभीर चोटों के कारण रोवन को लाल कबीले में वापस लाया गया और स्काई के साथ ये घटना सामने आई। सियान को पूरी कहानी पता चली और वो रोने लगी। उठो रोवन, मैं अब आपके सच्चे इरादों को समझती हूँ। मेरे पास भी आपके लिए भावनाएं हैं, कृपया मुझे जवाब दो। प्रिय पेड़ की आत्मा, मैंने हमेशा एक अच्छे इंसान बनने की कोशिश की है। मैंने पहले कभी कुछ नहीं मांगा। इस बार मैं आपसे मुझे जीवन को वापस लेने के लिए विनती करती हूँ, ताकि मैं उसकी सुरक्षा कर सकूं। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, सियान का शरीर धीरे धीरे गहरी नींद में डूब गया। एक मुर्गा मुकुट की आवाज ने उसे जगाया और उसके सिर पर ढकते हुए दर्द ने सियान को चेतना में वापस ला दिया। राजकुमारी, ये समारोह के लिए समय है। आज आपकी शादी का दिन है, आपको देर नहीं करनी चाहिए। क्या मुझे वास्तव में जीवन में वापस लाया गया है? सभी के विस्मय को नजरअंदाज करते हुए सियान बाहर भाग गई, विभाजित फूलों के बीच की सीमा पार करते हुए। वहाँ रोवन खड़ा था, मुस्कुराते हुए उसका इंतजार कर रहा था। आज की कहानी समाप्त हो गई और हम ईमानदारी के साथ समर्थन की सराहना करते हैं। प्रत्येक दृश्य हमारे लिए और भी अधिक मनोरम और रोमांचक कहानियाँ बनाने के लिए प्रोत्साहन का जबरदस्त स्रोत है। हमें जल्द ही 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक पहुँचाने के लिए वो फेरी टेल्स को सब्सक्राइब करना न भूले। और अब आज की कहानी के बारे में अपने विचारों और भावनाओं को सुनाना पसंद करिए। अगले एपिसोड में मिलते हैं।